नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। आज आज की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड, जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ में हमें रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है और अभी तक फिलहाल एमपी सेट में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर अभी तक फिलहाल एमपी सेट में जो है आपको पूछे गए हैं। चलिए, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार समीर कुमार जी, पूनम जी, गुड इवनिंग। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड जो है आज का टॉपिक है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रिसर्च एप्टीट्यूड को नहीं पढ़ा होगा, है ना। पहली बार हो सकता है आप रिसर्च एप्टीट्यूड को यहाँ पर क्या कर रहे हो, देख रहे हो, सिलेबस ही आप पहली बार देख रहे हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यूजीसी नहीं देते, वो केवल सेट के भरोसे रहते हैं, है ना। तो शोध अभिक्षमता की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एग्जाम में, खासकर सेट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, शोध अभिक्षमता की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो इसके सिलेबस में मेंशन है वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, बाकी सिलेबस में क्या होता है मैथ्स रीजनिंग के, कि कुछ भी दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेंशन है उन्हीं में से आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी फिक्स है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी क्या है, एकदम फिक्स है। इसके बाहर जो है आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं जाएगा, ये एकदम यहाँ पर आपको फिक्स देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो सबसे पहले रिसर्च के बारे में उसकी मीनिंग क्या होती है। जी हाँ, मीनिंग की बात होगी यहाँ पर सबसे पहले कि भाई आप शोध जो कर रहे हैं उस शोध को क्या कहा जाता है, या शोध की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है शोध की, है ना। तो रिसर्च क्या होता है ना। रिसर्च में अगर आप देखेंगे शब्द ही दो है, री प्लस सर्च। री प्लस सर्च बनता है रिसर्च। री का मतलब होता है दोबारा, जी हाँ, दोबारा। और सर्च का मतलब होता है खोज, दोबारा से खोज करना। या फिर आपको मैं और भी कहूं कि कुछ नई चीज का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है ना। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि रिसर्च क्या होता है, कि भाई दोबारा से किसी चीज की खोज करना, या नया आइडिया या नया ज्ञान जो है आप प्राप्त करोगे, वो आपका क्या होगा, रिसर्च होगी। अब रिसर्च देखिए अलग अलग पहलू पे होती है, जरूरी नहीं है रिसर्च जो है साइंटिफिक ही हो, है ना। कई बार आप देखते हैं ना कि भाई साइंटिफिक रिसर्च होगी, विज्ञान वाली रिसर्च बस रिसर्च नहीं होती, रिसर्च और भी प्रकार की होती है भाई साहब, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसी प्रकार अगर मैं अलग अलग के अनुसार रिसर्च की डेफिनेशन की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो डेफिनेशन में जैसे J.W. क्रेसवेल है ना, J.W. क्रेसवेल जो है, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है रिसर्च की। इनके अनुसार अगर आप देखोगे तो अनुसंधान जो है, किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्र करना और उस जानकारी का विश्लेषण करने की प्रक्रिया जो है रिसर्च कहलाती है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं कि रिसर्च क्या है, कलेक्टिंग फैक्ट्स है और उन फैक्ट्स का एनालिसिस करना, ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, आपकी रिसर्च कहलाती है। ये J.W. क्रेसवेल ने आपकी परिभाषा दे रखी है ना। इसके अलावा रिसर्च के अलग अलग हम चीजें पढ़ेंगे, है ना, वो तो हम देखेंगे ही। तो पहला तो मीनिंग में यही आ जाता है। फिर आता है टाइप। अब देखो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप कितने प्रकार की आपकी रिसर्च की टाइप यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर आप रिसर्च की टाइप यहां पर देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। रिसर्च की विशेषता क्या होती है, क्योंकि भाई कोई भी चीज है उसकी कुछ विशेषता तो होगी।
है ना, कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं तो वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। इस पे क्वेश्चन आया एग्जाम में। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है वस्तुनिष्ठा, जिसको हम कहते हैं। कोई भी रिसर्च होगी उसके अंदर क्या होगा, पहले से जो भी चीज होगी कंफर्म होगी कि मुझे इस पे काम करना है ना, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठा कहलाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक में रिलायबिलिटी, जिसे हम विश्वसनीयता कहते हैं कि कितना रिलायबल रिसर्च है। मान के चलिए कोई वैक्सीन आपने बना ली कोविड के लिए, अब उसको लगाने के बाद साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो रिसर्च आपकी रिलायबल हुई क्या? नहीं हुई। तो कैरेक्टरिस्टिक ही कहती है कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, या सत्यनशीलता होनी चाहिए, सत्यापनशीलता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, यानी 100% सही है कि नहीं है रिसर्च। तो ये बेसिक आपकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ऐसे ही आप आएंगे तो वैलिडिटी आती है, वैधता क्या होगी रिसर्च की। इस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि वैलिडिटी क्या होगी रिसर्च की। अलग अलग टाइप की वैलिडिटी होती है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, यूजीसी नेट में भी, वैलिडिटी पे। तो वैलिडिटी आपकी आंतरिक भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, और आपकी एक्सटर्नल यानी बाहरी भी हो सकती है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत फिर आप देखेंगे वैलिडिटी के अंतर्गत आप देखेंगे मेथड्स होती हैं, वो भी आप पढ़ोगे, है ना। इसी प्रकार जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था आपकी वाह वैधता पे, दो प्रकार की आप देखते हैं मेथड्स का यूज करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी पे दो प्रकार की मेथड का यूज करते हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहते हैं। ऐसे ही आप पढ़ेंगे इंटर रेटर मेथड, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत पढ़ोगे, ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत ही पढ़ोगे। फिर थोड़ा सा आप क्या आओगे, थोड़ा सा आप आगे आओगे तो उसमें एक टॉपिक लिखा है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटिव अप्रोच टू रिसर्च। जैसे हिंदी में कहूं तो प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। जी हाँ, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के शोध के जो उपागम हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन काफी पॉजिटिविज्म पे आपको देखने को मिलता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिविज्म, है ना, तो पॉजिटिविज्म के लिए आपको एक व्यक्ति थे, है ना, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, है ना, फ्रांसीसी दार्शनिक या फिलोसॉफिकल थे, है ना, जिसका नाम था अगस्त कॉम्टे, है ना। उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। अगस्त कॉम्टे के द्वारा आप देखेंगे ये थ्योरी जो है दी गई थी। इस पे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि शुरुआत किसने की, प्रत्यक्षवाद की या पॉजिटिविज्म की। तो अगर आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के आसपास की बात होगी, है ना। फ्रांसीसी दार्शनिक जो हैं ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं, इनके द्वारा आप क्या हुई, आपकी शुरुआत हुई, है ना। और इन्होंने, कॉम्टे ने आपका कोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी पे बुक भी आपकी यहाँ पर मेंशन है उनकी, है ना। इसके अलावा द फिलोसॉफिकल ट्रिटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी, ये उनकी बुक्स हैं। तो इस पे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए। अब उन्होंने क्या कहा प्रत्यक्षवाद के बारे में, है ना, वो उसकी डेफिनेशन बन गई, उस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। प्रत्यक्षवाद का मुख्य सिद्धांत क्या होता है, पॉजिटिविज्म का मेन जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या हो सकता है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है ना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं प्रत्यक्षवाद से जुड़े, जो इससे जुड़ी कुछ कुछ मीनिंग्स है ना, कुछ कुछ मीनिंग्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपका मैंने लिखा सत्ता मीमांसा, है ना, मैंने लिखा सत्ता मीमांसा, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी, अब ऑन्टोलॉजी क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाएगा मान के चलिए। तो ये पूरा किसके अंतर्गत है, ये पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आप देखोगे प्रत्यक्षवाद के कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो यही बनते हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है। तो ऑन्टोलॉजी क्या है ना, सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति जो है वो आपकी क्या है, ऑन्टोलॉजी है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। ऐसे ही आप क्या पढ़ोगे, इपिस्टोमोलॉजी, है ना। इपिस्टोमोलॉजी पे भी क्वेश्चन आता है, इपिस्टोमोलॉजी जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है ना। तो इस पे आप देखेंगे क्वेश्चन आपको आ जाएगा ज्ञान मीमांसा पे, है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा
जैसे लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में भी आपके दूसरे सेट एग्जाम में भी पूछे गए थे, है ना, कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है ना। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ज्ञान प्राप्ति का जो ढंग होता है उसे हम एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपकी आ जाएगी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी पे क्वेश्चन आया था। एक्सियोलॉजी को आप कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, इस पे क्वेश्चन आपको आया था। तो एक्सियोलॉजी क्या है? नैतिकता और मूल्य प्रणाली जो है ना, नैतिकता, इथिक्स और आपका मूल्य प्रणाली जो है उससे रिलेटेड जो होता है वो एक्सियोलॉजी है ना। तो ये कुछ आपके क्या है इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आप देखते हो और इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। और जब ये तीनों मिलेंगे, जब तीनों आपके मिलते हैं तो जो बीच वाला पार्ट बनता है, अगर मैं कहूं ये तीनों इस तरह से मिलेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट बनेगा जहां पर तीनों क्रॉस करते हैं वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? वो आपका रिसर्च मेथोलॉजी कहलाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को बहुत अच्छे से करना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ, सिलेबस डिस्कशन से ही हमारी क्लास शुरू हुई है ना। आज रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं जिसमें आईसीटी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। उसके सिलेबस को डिस्कस किया, क्या क्या पढ़ना है, और साथ में प्रीवियस पेपर किए थे। जो नहीं देखे तो वो वहां पर जाके देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन अभी मैंने बता दिए, ये आपके पूछे गए थे, वो लिखा नहीं है लेकिन पढ़ोगे किसके अंतर्गत? आप पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंतर्गत पढ़ोगे, है ना। इसके बाद आप देखोगे मेथड्स ऑफ रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट। 100% यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100%, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है मेथड्स ऑफ रिसर्च के। अलग अलग प्रकार की आपको पता होना चाहिए क्या होती है? रिसर्च होती है ना। कोई भी रिसर्च होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी। अब उन टाइप को हम यहां पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब मैंने आपके लिए एक बाकायदा वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 40 प्रकार की रिसर्च पढ़ाई है। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जी हाँ, 40 प्रकार की रिसर्च, 40 टाइप की जो रिसर्च है वो मैंने आपको पढ़ाई है। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। पूरी चीज डिटेल में आपको मैंने पढ़ाई है। यूट्यूब पे भी वीडियो डला हुआ है, वो भी देख सकते हो। बाकी मैं जब पैड में आऊंगा, है ना, जब लाइव क्लास लूंगा इसका, तब वहां पर और अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने जितनी हो सकती है रिसर्च, जहां से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयरली कभी पूछा गया है, वो मैंने यहां पर क्या किए? डिस्कस की है ना। तो 40 प्रकार की रिसर्च यहां पर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो रिसर्च भी जो है ना वो क्या की गई है? बांटी गई है ना। अलग अलग प्रकार के आधार पर रिसर्च को बांटा गया। जैसे परिणाम के आधार पर, रिजल्ट के बेसिस पे आप देखोगे तो रिसर्च को हम बेसिक और अप्लाइड में बांटते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक और अप्लाइड, अब ये 2 रिसर्च हो गई। ये किसके आधार पे बांट रहे हो आप? रिजल्ट के आधार पर, कि हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, उस आधार पर अगर आप रिसर्च को बांटोगे तो 2 प्रकार से आप रिसर्च को बांटते हो। एक हो गया बेसिक, दूसरा हो गया अप्लाइड। बेसिक को हम कहते हैं मौलिक और अप्लाइड को हम कहते हैं व्यवहारिक। अब यहां पर बेसिक नाम समझ में आ रहा है, बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, खासकर मेथड्स ऑफ रिसर्च पर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेसिक रिसर्च, जिसको हम क्या कहते हैं? मौलिक के नाम से जानते हैं। बेसिक रिसर्च मतलब मौलिक रिसर्च। अब नाम से ही कंफर्म है बेसिक है। बेसिक होगी मतलब कैसी होगी? प्योर होगी, शुद्ध रिसर्च होगी, है ना। प्योर के साथ साथ में क्या होगी? इसका दूसरा नाम क्या होगा? थ्योरेटिकल होगी। थ्योरेटिकल होगी, जी हाँ, थ्योरी वाली होगी, ठीक है। इसके बाद ये कैसी होगी? इसे कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होगी। इसे और किस नाम से जानते हो? इसे आप फंडामेंटल भी कहते हो। जी हाँ, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हो। तो ये कुछ उदाहरण है
जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि बेसिक रिसर्च की बात करूं, मौलिक आपकी शोध की बात करूं, तो वो शुद्ध होती है, थ्योरेटिकल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, फंडामेंटल होती है। इसके अलग अलग नाम भी आप देख रहे हो। अब जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, नई चीज ढूंढते हो, सेक ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज के बारे में यहां पर क्या करते हो, आप चर्चा करते हो, कुछ नया ज्ञान आप यहां पर खोजते हो इस रिसर्च के अंतर्गत। इसी प्रकार आप क्या करते हो, इसी के अंतर्गत आप क्या करते हो, कोई भी न्यू गेन करते हो, टू गेन नॉलेज, है ना, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो, बेसिक रिसर्च करते हो, है ना। इसके बाद क्या करोगे, इसको मैं ये भी कह सकता हूं एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी आपको किसी फील्ड पे पहले से नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हो, तो भाई आप कौन सी रिसर्च करोगे, आप बेसिक रिसर्च करोगे। ऐसे ही दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अप्लाइड रिसर्च आ जाएगा, जो इसका सेकेंड पार्ट होता है, अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम व्यवहारिक 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 शोध के नाम से जानते हैं। अब इसकी भी कुछ खासियत होती है ना, इसको भी आप कुछ नामों से जानते हो। जस्ट अपोजिट होती है किसकी, बेसिक के, ये जस्ट अपोजिट है किसकी, बेसिक रिसर्च की, जस्ट उल्टी होती है ये। कैसे उल्टी होती है, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप क्या करते हो, थ्योरी करते हो, तो यहां पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल करते हो। अप्लाइड यानी व्यवहारिक में आप क्या करोगे, प्रैक्टिकली आप देखी जाती है। तो रिसर्च कैसी है, राम 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 मोहन जी, चलिए प्रैक्टिकली आपकी होगी, प्रैक्टिकल यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर जो कॉन्सेप्ट सीखा, आप उस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। आपने थ्योरी पढ़ी, अब उसको प्रैक्टिकल में क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जस्ट इसका उल्टा, यहां पर किताबें पढ़ोगे, वहां पर प्रैक्टिकल करोगे, तो ये अप्लाइड रिसर्च आपकी हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने 40 टाइप की रिसर्च आपको बतानी है ना, जिससे आप क्या कर पाओगे, जो भी क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ रिसर्च से, वो पूरा आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि लगभग आप देखोगे 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं आपके मेथड से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है आपके 2 क्वेश्चन वहां से। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले सिलेबस को समझो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है आज की डेट में एक युद्ध से कम नहीं है। जैसे आप पहले के जमाने में एक सटीक रणनीति के तहत तहत क्या करते थे, युद्ध को जीतते थे, वही चीज आज के जमाने में है। आपने एग्जाम को समझ लिया, एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, तो आप तो वहीं पर जीत चुके हो। बस करना कैसा है, उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले हमें रणनीति पता होनी चाहिए, और सामने वाला किस तरह से अटैक कर सकता है, मतलब पेपर किस तरह का आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं इसी में। तो इसमें मैंने बताया ना 40 प्रकार की, लेकिन यहां पर थोड़ी सी दे रखी है। इसके अंतर्गत भी आप जाओगे ना, तो टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत भी बहुत सारी रिसर्च देखने को मिलती है। जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर भी आपको टाइप ऑफ रिसर्च मिलेगी। तो मैं लगभग जितनी पॉसिबल रिसर्च है सब आपको मैं करवा दूंगा। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है स्टेप ऑफ रिसर्च। जी हाँ, आपके चरण पूछेगा कि भाई कितने चरण होते हैं आपके रिसर्च में, है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। अलग अलग चरणों के बारे में पूछ सकता है कि कैसे रिसर्च शुरू की जाती है। जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ये चरण पे ही एक क्वेश्चन आया गया था कि भाई आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से शुरुआत की जाएगी, है ना। तो स्टेप इन रिसर्च में आप देखेंगे अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो जो अनुसंधान समस्या का क्या करना है, सबसे पहले सूत्रीकरण करना है ना। तो ये चीजें आपको कराऊंगा। अभी तो देखिए मैं पूरी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बकायदा आपको बता दूंगा। फिर मैं 2-2 दिन की क्लास करके चलाऊंगा। 3 सब्जेक्ट एक वीक में आपके चलेंगे, है ना। 2 दिन एक सब्जेक्ट चलेगा, 2 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होगी और 2 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। तो 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे। जब 3 खत्म हो जाएंगे तो फिर दूसरे 3 हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो
जो मेन है वो अपन चालू करेंगे, अभी मैथ्स रीजनिंग से चालू करेंगे, है ना, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड चालू करेंगे। तो मैथ्स रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ये हम साथ में अभी चालू करेंगे। उसके बाद फिर इनमें से जो भी पहले खत्म होगा उसके बाद फिर उसके साथ नया सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप ऑफ रिसर्च में अलग अलग आप क्या पढ़ोगे, है ना, अलग अलग स्टेप्स को डिटेल में पढ़ोगे। जैसे पहला स्टेप मैंने बताया फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी आप टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैंने कोविड की वैक्सीन खोजनी है, तो मैं को पता है कि मेरे को भाई कोविड को खत्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए वैक्सीन बनानी है। तो फॉर्मुलेशन करोगे, अनुसंधान समस्या का क्या करोगे, सूत्रीकरण करोगे। अब इसमें अलग अलग आपकी क्या आएंगी चीजें आएंगी, प्रॉस कॉन्स सब चीज देखोगे, है ना, तो वो आप देखोगे स्टेप वाले पार्ट में। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग से। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में आगे आप इसमें देखोगे फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। हाँ, मेरे हिसाब से आराम से आप क्या कर पाओगे। देखो अभी टाइम बहुत है क्योंकि एग्जाम जो होने हैं वो जून के बाद ही जाएंगे, है ना, जून के बाद ही एग्जाम जाएंगे। तो अभी अब आपके पास अगर आप टाइम देखोगे तो पूरा पूरा अप्रैल रखा हुआ है, मई रखा हुआ है, और जून के बाद मतलब जुलाई रखा, तो 90 दिन आपके पास हाथ में है ही, है ना। अब 90 दिन हाथ में है तो जाहिर सी बात है 90 दिन में अगर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की क्लास भी देखोगे तो बहुत घंटे हो जाते हैं, है ना। और इतना टाइम नहीं लगना जितना आप सोच रहे हो, है ना। आखिरी के अगर आप मैराथन क्लासेस भी देख लोगी ना, 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की, जो मैं लास्ट के एग्जाम के दिन लगाता हूँ, एग्जाम से जस्ट 10-12 दिन पहले जो मैराथन चलेंगी, वो भी अगर आप कर लोगे ना तो भी आपके 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही होने हैं। और अगर शुरू से आप पढ़ोगे ना तो जाहिर सी बात है तब तो आपका 100% हो जाएगा। लेकिन अगर मैराथन ही कर लोगे ना आप अच्छे से मेरी क्लास की, 35 से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। लास्ट ईयर भी आपने रिजल्ट देखा ही है ना। 43 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आप देखोगे 50 में से अपनी क्लास में इससे ही थे, है ना। तो ये आपने रिजल्ट देखा ही, और काफी स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आपने देखे ही है ना। तो उसका टेंशन मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो। जहां मेरे को लगेगा कि भाई 5 घंटे क्लास देनी किसी टॉपिक पे तो 5 घंटे भी हो जाएगी, मैराथन लगानी है तो मैराथन भी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर थीसिस, आर्टिकल और राइटिंग पे आते हैं। अब आपको पता होगा कि क्या होता है, थीसिस राइटिंग के लिए आप अलग अलग फॉर्मेट्स का, शैलियों का क्या करते हो, यूज करते हो। खासकर दो शैली जो मेन पॉपुलर है, जिसे हम एपीए और एमएलए के नाम से जानते हैं। एपीए मतलब आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा सेट एग्जाम में, लास्ट ईयर भी कुछ अलग अलग सेट एग्जाम्स में पूछा था। या फिर आपको एमएलए का फुल फॉर्म पूछ लेगा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे फॉर्मेट के अंतर्गत, एपीए और एमएलए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो अलग अलग शैलियां होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी डिटेल में पढ़नी है, वो एपीए और एमएलए है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा एसीएस शैली, है ना, एसीएस, है ना, ये शैली पे क्वेश्चन आ जाएगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। अमेरिकन केमिकल स्टाइल के नाम से जाना जाता है ना। इसी प्रकार आप देखोगे आपका एएमए आपका आ गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं शैली वाले टॉपिक पे यहां पर आ जाएंगे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप क्या करोगे, यूज करोगे, है ना, वो आपको यहां पर क्या होगा, पूछा जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे टूल आप यूज करते हो, जैसे आपने डीबीएमएस यूज किया, है ना, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया। अब डीबीएमएस का क्या यूज है यहां पर, भाई डीबीएमएस का क्या है, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च करोगे तो बहुत सारा डेटा जो होगा वो इकट्ठा होता है। तो जाहिर सी बात है उस डेटा को सही तरीके से व्यवस्थित करने का काम कोई एक सॉफ्टवेयर करेगा। तो आप क्या करोगे, डीबीएमएस
का यूज करोगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब उसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे, ओरेकल के बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो गया, वो आपको मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो ना, वो आपको यहां पर जो है पूछा जाएगा। जैसे आप मान के चलिए वर्ड प्रोसेसर यूज करते हो कोई, मैंने एमएस वर्ड में क्या की, टाइपिंग की, तो वो भी तो क्या है, एक आईसीटी है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, अपनी रिसर्च को पूरा करूंगा। आप बहुत सारी आर्टिकल न्यूज के इकट्ठा करते हो, उसके एक पीडीएफ बनाओगे या उसको जमाओगे पीपीटी में, वो भी क्या है, एक आईसीटी है। तो अलग अलग आप चाहे आपके गूगल ड्राइव हो, चाहे आपका कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो, वो सब जो आप यूज करते हो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हो सकता है कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको पूछ ले जो अभी हाल ही में चर्चा में हो या फिर काफी ज्यादा यूज होता हो, तो वो आपको एप्लीकेशन में पूछेगा। लास्ट टॉपिक है इसमें दोस्तों रिसर्च इथिक्स। अब इथिक्स आपने पढ़ा है ना। कोई भी काम क्या करोगे आप एक आचार नीति के अनुसार करते हो भाई साहब, है ना। एक आपके अंदर इथिक्स होता है भाई। एक होता ना कि चोर चोरी भी करेगा लेकिन कैसे करेगा, एक आचार नीति के अनुसार करेगा, इथिक्स के अनुसार करेगा, है ना। तो वही चीज है कि किस तरह से आप काम को करते हो। काम में चोरी तो नहीं कर रहे हो आप, है ना। ऐसे नहीं काम चोरी करने लगे आप, भाई रिसर्च का काम मिल गया है, कर ही नहीं रहे, हम बैठे आराम से। या फिर आप एक टीचर बन गए हो लेकिन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हो, काम चोरी कर रहे हो। तो इथिक्स जो कहता है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि रिसर्च में आपको इथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, है ना, कि भाई कई बार क्या होता है, आप फर्जी डेटा जो होता है अपनी रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए डाल देते हो, लेकिन बाद में क्या होता है उसके साइड इफेक्ट निकलते हैं। तो आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए फर्जी डेटा डाल दिया। आपने बहुत सारे जगह शॉपिंग की होगी, मान के चलिए फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हो, है ना। तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को देखते हो, अब उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, नीचे रिव्यू पढ़ लेते हो लोगों के, तो आपको क्लियर हो जाता है ना। तो ये चीजें आपका क्या है, रिसर्च इथिक्स के अंतर्गत आती है, वर्क इथिक्स के अंतर्गत जो है आपकी आती है ना। तो वो यहां पर आप क्या करोगे, चर्चा करोगे। जैसे मैंने कहा गोदी मीडिया के बारे में, तो आज की डेट में गोदी मीडिया का एथिक्स खत्म हो चुका है। गोदी मतलब क्यों बोलते हैं, रीजन यही है कि जो महत्वपूर्ण आपके मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे किस पे, हिंदू मुसलमान पे। ये चीज होती है, आपने देखा हिंदू मुसलमान पे चर्चा होगी, तो उनका वर्क इथिक्स कैसा हो चुका है, खत्म हो चुका है। गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती का कोई चीज है उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जो असली चीजें हैं, असली मुद्दे हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो ये चीजें जो है आप रिसर्च इथिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे। लेकिन यहां पर आप क्या पढ़ोगे, जैसे आपने किसी पार्टिसिपेंट को क्या किया, सर्वे के लिए बोला, आप सर्वे कर रहे हो, अब सर्वे करने पर आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वही करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए सर्वे में जो उसने बोला है बोलते हाँ 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 करके टिक कर देते हैं। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती है, रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो इतना सारा सिलेबस है, लेकिन जो सिलेबस लिखा है वही पढ़ना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैक्सिमम आप देखेंगे तो 20 घंटे अगर आप थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरा रिसर्च लगभग खत्म हो जाता है। एमसीक्यू लगभग मैं आपको यहां पर 500 550 एमसीक्यू करवा दूंगा रिसर्च एथिक्स के, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। चलिए अब यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे एमपी सेट 2023। जी हाँ, 2023 में जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो पहले हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका, जो आपको पूछा गया था, वो पूछा गया था विच ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा, ये आपको क्या है पूछा जा रहा है। पहला चरण, जी हाँ, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा, ये आपको यहां पर क्या है पूछा
जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था, तो ये देखोगे आप तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, स्टेप इन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना, कि भाई पहला चरण क्या होगा, सूचना के स्रोतों की खोज करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना या समस्या के समाधान की खोज करना। तो पहला काम तो यही होता है आपका कि आप क्या करोगे, कोई भी रिसर्च करोगे तो पहला काम तो यही करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च को, है ना। पहला काम क्या होगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, कि आप किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं और कितना डीपली उसके अंतर्गत जाना चाहते हैं। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हम क्या करेंगे, उस जो भी रिसर्च करेंगे उसके पूरे क्षेत्र की पहचान करना। मान के चलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मुझे एक किताब लिखनी है ना, एक किताब लिखनी किसी टॉपिक पे। अब मैं किसी टॉपिक पे किताब लिखूंगा तो मैं उस टॉपिक के बारे में पहला पूरा सर्च करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे मोदी जी पर एक किताब लिखनी है। अब मोदी जी पर एक किताब लिखनी है तो उसके लिए मुझे मोदी जी कहां पे पैदा हुए, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कहां से वो संघ से जुड़े, उसके बाद किस तरह से वो राजनीति में आए, गुजरात के सीएम कैसे रहे। तो मुझे हर चीज देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, मतलब जो भी रिसर्च में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की सबसे पहले क्या करूंगा, पहचान करूंगा कि मुझे कितना डीप जाना है ना। तो ये चीज आपकी रिसर्च के अंतर्गत कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक परीक्षण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आप डायरेक्ट नहीं आंसर कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए टेस्टिंग का, है ना। टेस्टिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। अब यहां पर पैरामेट्रिक टेस्ट की बात हो रही है, यहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसकी बात हो रही है यहां पर, है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपने अगर पढ़ा है तो आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट आंसर कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो भाई आप आंसर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो कई बार आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीजें जो होंगी आपकी क्या होती हैं, सही होती हैं, है ना। जैसे आप क्या पढ़ोगे, सैंपलिंग के बारे में पढ़ोगे, तो सैंपलिंग में भी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, सैंपलिंग होती है ना, तो उसके बारे में पढ़ोगे। ऐसे यहां पर आप क्या करोगे, टेस्ट के बारे में पढ़ोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, है ना। ऐसे ही आप क्या पढ़ोगे, आप पैरामेट्रिक के अलावा नॉन पैरामेट्रिक पढ़ोगे, दोनों आपको पढ़ोगे। पैरामेट्रिक क्या होता है, जिसमें जनसंख्या के बारे में उपकल्पना जो है की जाती है ना, वो आपका पैरामेट्रिक होता है। इसका उल्टा आप देखेंगे नॉन पैरामेट्रिक, यहां पर कोई भी कल्पना नहीं करोगे जनसंख्या के बारे में। जैसे आपका साइन टेस्ट, ये आपका क्या कहलाता है, साइन टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना। इसी प्रकार आपका मीडियन हो गया, आपका मैन विटने यू टेक्स्ट हो गया, आपका ची स्क्वायर जो हो गया। तो ये कुछ टेस्ट के नाम जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है, यानी गैर पैरामेट्रिक है। तो यहां पर जो सही आंसर है आपका वो क्या है, वो आपका है माध्यिका परीक्षण, यानी मेडियन टेस्ट। मेडियन टेस्ट जो है आपका कैसा टेस्ट है, ये आपका गैर पैरामेट्रिक या मैं कहूं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया मैन विटने यू टेस्ट करके, इसके अलावा आपका ची स्क्वायर टेस्ट हो गया, है ना। तो ये कुछ टेस्ट जो हैं ये गैर पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। तो इनके बारे में आप क्या करोगे, पढ़ोगे। जब आप क्या पढ़ोगे, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप पढ़ोगे उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी उपकल्पना का परीक्षण, उपकल्पना का परीक्षण जब आप पढ़ोगे ना, उसके अंतर्गत ये वाला जो पार्ट है
वो आपको देखने को मिलेगा। पैरामेट्रिक, गैर पैरामेट्रिक, उसमें भी आप देखोगे तो आपका क्या आता है, अलग अलग जो टेस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको यूजीसी नेट में काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है ना। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जो डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी होंगी, जब आप पढ़ोगे आगे तब आपको देखने को मिलेंगी चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम है? Which of the following sequence represent the most logical sequence of doing research? आपको रिसर्च करनी है तो आप क्या करोगे, किस उसमें आप क्या करोगे, आपको बताना है। चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं, जब अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो पूरी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, टेंशन मत लो आप, है ना। चल, हाँ बताओ क्या होगा। हाँ, क्या करोगे भाई, कोई भी रिसर्च का सही तार्किक क्रम क्या होगा? पहला है अनुसंधान समस्या की पहचान करना, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, इसमें भी है अनुसंधान का सर्वे करना, फिर है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। तो पहला वाला तो अब देखो यहीं से क्लियर हो गया है, कोई भी रिसर्च करोगे तो पहला काम तो यही होता है, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। जो भी अनुसंधान की समस्या होगी उसकी पहचान करना। तो ये दोनों में से आपका एक सही होगा, ये दोनों तो अपने आप ही आप देख रहे हो गलत होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ो, परिकल्पना निर्मित करना, फिर है इसमें जनसंख्या और न्याय दर्श को परिभाषित करना, तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करते हो, परिकल्पना बनाते हो, है ना, यानी फॉर्मुलेट करते हो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे और उसके बाद एनालिसिस करके क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो ए आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर परफेक्ट बैठता है कि पहले आप देखोगे रिसर्च किस में करना है, फिर आपने समझ लिया, उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होगा, है ना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो चीज आप सोच रहे हो रिसर्च में करने की, उसको आप क्या करोगे, थ्योरी के रूप में तैयार करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, थ्योरी का आप प्रैक्टिकल करोगे, देन आपका रिजल्ट आपका क्या होगा, अप्लाइड होगा। सी नहीं होगा, सी में लिखा है अनुसंधान का सर्वे करना, तो गलत है। सर्वे एक मेथड है जो आगे चल के यूज होती है ना। फिर बोला अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि पहले सर्वे करोगे फिर अनुसंधान परिभाषा को करोगे, बिल्कुल सी गलत है यहाँ पर, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार का शोध होगा? अब ये मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन है ना, मेथड ऑफ रिसर्च पे ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, रिसर्च के जो प्रकार हैं उससे संबंधित प्रश्न ये आपका देखने को मिल रहा है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। अब देखिए इसके लिए आपने अगर क्या पढ़ा है, इसके लिए आपने अगर पढ़ रखी है रिसर्च के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से दे सकते हैं, है ना। ऑप्शन में हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपोस्ट फैक्टो है और एथनोग्राफिक है। तो बहुत अच्छे से इसका क्या कर पाओगे, आप आंसर दे पाओगे अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में पढ़ा है तो। हाँ पढ़ा है इसके बारे में, चलिए देखें इसके बारे में कौन सी रिसर्च होगी। हाँ, बिल्कुल इसका अगर आप देखेंगे तो डी आंसर, एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक यानी नर्व नर्वस विज्ञान, है ना, नरवंश विज्ञान। अगर मैं एथनोग्राफिक की बात करूं तो एथनोग्राफिक क्या है, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर, किसी के कल्चर की स्टडी करना आपकी क्या कहलाती है, एक तरह से आपकी एथनोग्राफिक कहलाती है। इसको अगर मैं और एग्जाम्पल के रूप में देखूं तो डेली की जो रूटीन है, डेली का जो लाइफ है उसकी स्टडी करना, डेली लाइफ स्टडी। भाई जो इंसान के साथ आप रह रहे हो, मान के चलिए कोई वो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करता है जो विलुप्त होने पे है,
उसके साथ रह के आप उसकी दिनचर्या को सीख रहे हो, दिनचर्या देख रहे हो, है ना। तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप उसके साथ रह रहे हो तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है वो कैसा खाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है ना। तो ये आप डायरेक्ट पता चल रहा है। एक होता है कि भाई मैंने किसी का लेख पढ़ा, किसी का आर्टिकल पढ़ा, तब मुझे समझ में आया नहीं यार ये ट्राइब ऐसी होती है। लेकिन जब मैं उसके साथ में रह के ही उसे देख रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग कहलाती है ना। यहां पर आप क्या करोगे, जो भी नेचुरल सेटिंग होती है उसके अंतर्गत करते हो। नेचुरल सेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसा परिवेश है, जैसी प्रकृति है, कोई बदलाव नहीं है, उसी के अंतर्गत आप क्या करो, उसकी स्टडी कर रहे हो। तो ये जो कहलाती है, ये आपकी कहलाती है एथनोग्राफिक स्टडी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी मैं आप बोल रहा हूं 40 टाइप की रिसर्च जो है आपको मैं करवाऊंगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया है ना तो आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एथनोग्राफिक स्टडी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आया था, ये एक आईसीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर उसने पूछा है एसपीएसएस। जी हाँ, एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये उसने पूछा था। एसपीएसएस का फुल फॉर्म यहां पर इसने पूछा था, एसपीएसएस। चलिए बताइए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप आराम से क्या होंगे, कर पाएंगे, है ना। एसपीएसएस, अब एसपीएसएस होता क्या है, जब आप आईसीटी पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे क्या, सांख्यिकी विश्लेषण उपकरण, है ना। आप क्या पढ़ोगे, सांख्यिकी विश्लेषण उपकरण, जिसको हम स्टैटिकल एनालिसिस टूल कहते हैं। उसके अंतर्गत आप एसपीएसएस पढ़ोगे। एसपीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसा पैकेज होता है ना, जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है, जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा में चेंजेस हो रहे हैं उसको बताएगा वो, है ना। जो भी उसमें टेस्ट आप लगा रहे हो, हाइपोथेसिस के, परिकल्पना के जो आप परीक्षण करोगे, टी टेस्ट करोगे, काई टेस्ट करो, काई स्क्वायर टेस्ट करोगे, जेड टेस्ट करोगे, ये सब उसके अंतर्गत आपके सॉफ्टवेयर में ये रहते हैं, है ना। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म उसने डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया था। तो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे गए हैं। हर टॉपिक से आपने देखा, लगभग जो टॉपिक मेंशन है एग्जाम आपकी सिलेबस में, हर टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन उसने पूछा ही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, इसके साथ साथ दोस्तों फीस बढ़ गई है ना। हाँ, फीस बढ़ चुकी है, तो अपने दोस्तों को जिनको लेना हो तो उनको जरूर बता दीजिएगा, ताकि वो भी ज्वाइन कर लें, है ना, क्लास। और जिन्होंने नहीं लिया है तो बता ही दीजिएगा आप। चलिए आगे चलें। अब आते हैं दोस्तों हम यहां पर एमपी सेट 2018 के क्वेश्चंस पे, है ना। उसमें भी है शिफ्ट वन। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पर हाइपोथेसिस क्या है ये पूछ रहा है। हाइपोथेसिस क्या है ये पूछ रहा है आपका, है ना। परिकल्पना क्या होती है ना। हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना क्या होती है, ये यहां पर इसने क्या है आपसे पूछा है। पहला है आपका थॉटफुल स्टेटमेंट होता है, फलदायक कथन होता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, अस्थायी समाधान होता है, या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, घोषणात्मक आपका क्या होता है, कथन होता है। अब आपको बताना है यहां पर कि हाइपोथेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहां पर उसने दे दी है। चलिए बताइए भाई साहब, हाइपोथेसिस क्या होगा। हाँ
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत जाती होगी इस क्वेश्चन को आपको बताने में। हाँ, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जो भी आपके पास में चीजें हैं उसको सोचकर आप क्या करोगे, थ्योरी का निर्माण करोगे, तो वो आपकी हाइपोथेसिस होती है। तो एक थॉटफुल स्टेटमेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। ऑल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला है जस्टिफिबल साइंटिफिक लिस्ट ऑफ ऑल सिटेड स्टडी इज कॉल्ड। समस्त उद्धृत अध्ययनों की न्यायोचित वैज्ञानिक सूची को क्या नाम से जाना जाता है, ये आपको कहा जा रहा है। पहला है इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस या फिर न्यू बुक रेफरेंस। तो जब आप क्या करोगे, थीसिस या आर्टिकल राइटिंग पढ़ते हो, है ना, जब आप थीसिस या आर्टिकल राइटिंग पढ़ते हो उस दौरान आपको ये कुछ जो शब्द हैं ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये वहां से आपका संबंधित जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये वाला। चलिए, हाँ, क्या कहलाएगा, ऑप्शन में है आपका इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस या न्यू बुक रेफरेंस। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है आपका रेफरेंस। रेफरेंस संदर्भ सूची। अब आप क्या करो, आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई रिसर्च की, तो आपने क्या की होगी, कहीं से तो उठाए होंगे फैक्ट्स। अब कहीं से फैक्ट्स तो उठाए होंगे, तो कहीं से जो फैक्ट्स उठाए आप उसको कहां पे दोगे, रेफरेंस में दोगे ना। आप जाके उसको क्या दोगे, रेफरेंस में दोगे। जैसे आप विकीपीडिया जब खोलते हो, है ना, विकीपीडिया जब आप खोलते हो तो उसमें जब कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हो तो उसके नीचे जब आप जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, आपको रेफरेंस मिल जाता है कि मैंने ये आर्टिकल यहां से उठाया, मैंने ये खबर जो है यहां से उठाई है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रेफरेंस कहलाता है ना। अब रेफरेंस में भी आप देखेंगे अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, एमएलए टाइप हो गया, एपीए टाइप हो गया। तो ये कुछ चीजें जो हैं आप पढ़ोगे किसके अंतर्गत, फॉर्मेटिंग स्टाइल में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं पूरी की पूरी, है ना। अगला देखते हैं यहां पर। अगला है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। कौन सी ऐसी शोध है जहां पर सर्वेक्षण और तथ्य खोजक जांच जो है आपकी होती है। ऑप्शन में है एनालिटिकल, फंडामेंटल, डिस्क्रिप्टिव और इंपेरिकल। चलिए बताइए कहां पर आप यूज करोगे। हाँ, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाक से कमेंट कीजिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, कौन सी रिसर्च कराएगी जहां पर सर्वे यूज होता है, तो याद रखिएगा वो रिसर्च कहलाती है डिस्क्रिप्टिव। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेता हूं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कुछ पॉइंट जो है आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से जो है क्लियर रहे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात यहां पर हम थोड़ा सा करना चाहते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब एज इट एज, है ना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि किसी चीज को डिस्क्राइब जो है आप क्या करोगे, करोगे एज इट एज, जैसा है उसको वैसा ही आप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे। जैसे मैंने एक एप्पल लिया, अब मैंने एक एप्पल लिया तो उस एप्पल को मैं कैसा डिस्क्राइब करूंगा, जैसे वो है। भाई एप्पल लाल कलर का होता है, हरा कलर का होता है ना, खाने में मीठा होता है, तो जैसा वो है वैसे ही मैं उसको क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें हम जो भी करते हैं रिसर्च, हम उस प्रॉब्लम के बारे में क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, अवेयर ऑफ प्रॉब्लम। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में हम पहले से क्या रहेंगे, पता रहेगा हमें इसमें करना है।
इसके बाद आप देखोगे यहां पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल, है ना, नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने एक पोल करवा दिया कि यूट्यूब पे डाल दिया कि भाई कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, तो यहां पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो आके पोल में करेगा डाल के कि भाई नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, तो वो आपका क्या होगा उस हिसाब से होगा। तो कोई कंट्रोल नहीं होता डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे, है ना, जो है वो है। भाई मैंने आपके दो ही ऑप्शन रखे हैं, हो सकता है पोल में ज्यादा आ जाए लेकिन रियल में कोई और बन जाए, ये भी होता है, तो कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर जो सबसे बड़ा इसका सोर्स होता है वो होता है सर्वे, है ना। तो सर्वे पे अगर क्वेश्चन आए तो दिमाग में ध्यान रखना आपका क्या होगा, आपका होगा क्या, आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं टाइप ऑफ रिसर्च को याद रखने के लिए। जैसे मैंने सर्वे कहा, तो सर्वे मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव का एक क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, कि हम उससे ही डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल फीचर ऑफ इंपेरिकल रिसर्च। अब देखो इंपेरिकल रिसर्च जिसने पढ़ी है ना, जिसने अनुभवात्मक शोध के बारे में पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएगा। इंपेरिकल रिसर्च नाम से क्लियर हो रहा है, इंपेरिकल क्या होगा इसके अंतर्गत, इंपेरिकल के, चलो बताओ, देखते हैं कितनों को पता है भाई इंपेरिकल रिसर्च के बारे में। हाँ पढ़िए और बताइए। इंपेरिकल नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंपेरिकल हिंदी में आप नाम पढ़ोगे तो उसमें ही लिखा है अनुभवात्मक, यानी एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी चीज की करते हो तब जाके वो रिसर्च बनती है, उसे हम इंपेरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। मतलब आप देखेंगे कोई चीज का आपने अनुभव किया या किसी चीज को आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तब जाके आपका क्या होगा, ये रिसर्च बनेगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहां पर आप देखेंगे पहला बोल रहा है क्या, रिसर्च जो रिलेटेड हो किसी थ्योरी से, बिल्कुल नहीं। फिर बोल रहा है रिसर्च जो आपका किसी चीज के फॉलोइंग को फाइंड करती है, प्रॉब्लम को, ये भी नहीं। तो मैंने बता ही दिया, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कीवर्ड है कि भाई इंपेरिकल का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन। आपने जो चीज को अनुभव किया वो, और आपने जो आपने देखा, उन दोनों का मिश्रण ही है आपका इंपेरिकल रिसर्च, है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वेरीफाई बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, है ना। तो यहां पर अवलोकन और अनुसंधान दे रखा है, बाकी अवलोकन ही मैन होगा यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पर क्या होगा, हाँ, है ना, अनुसंधान नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल ना हो के यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक है। अगला, क्रॉस सेक्शनल कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर प्रॉपर एनालिसिस एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ इंटेंसिव कैरेक्टर इज नोन एज। सघन विशेषण के लिए विविध वर्गों से एकत्रित समक और समकों का तार्किक एकत्रीकरण कहलाता है क्या। अब देखो ये भी आपकी मेथड है ना। जब आप क्या पढ़ोगे, आप मेथड पढ़ोगे, क्या आप मेथड पढ़ोगे, क्रॉस सेक्शनल मेथड, या फिर आप क्या पढ़ोगे, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, है ना। तो दोनों के बारे में पढ़ोगे, है ना, तब आप इस टाइप का क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। पहले बात हो रही है क्रॉस सेक्शनल कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम प्रॉपर एनालिसिस एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ इंटेंसिव कैरेक्टर इज नोन एज। तो इसे हम जानते हैं किस नाम से, केस स्टडी के नाम से। अब केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब क्या है, केस स्टडी किसकी होती है, केस स्टडी होती है रियल, है ना।
कोई भी एकदम रियल चीज होगी, रियल केस होगा ना, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। कैसी होती है, इन डेप्थ होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाते हो, तब जाके क्या करते हो, उसके बारे में पूरी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी का उदाहरण दिया कि सत्यम कंपनी थी, आपको पता होगा सत्यम स्कैम आपने सुना होगा, है ना। 2000 जब चल रहा था, 20वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो उस दौरान आप देखेंगे स्टार्टिंग में सत्यम कंप्यूटर जो था उसने काफी बड़ा स्कैम किया था, और अभी भी आप देखेंगे सत्यम स्कैम लिखेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो आपने सत्यम के बारे में स्टडी की, केस स्टडी, तो वो रियल केस था, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी कैसे हुआ। या फिर आपने क्या देखा होगा, या तो आपने क्या पढ़ा होगा भाई, तेलगी स्कैम पढ़ा होगा, है ना। तेलगी स्कैम देखा होगा, नकली स्टाम्प पेपर उसने क्या किया, छापा। अभी तो उस पे वेब सीरीज भी है, आप देख पाओगे तेलगी स्कैम पे। तो वो कैसे पता चल रहा है, हमने उसकी क्या की, वेब सीरीज बनाई, तो इन डेप्थ स्टडी की, रियल केस होता है ना। इसके अलावा केस स्टडी में आप इसको और भी कुछ चीजें कह सकते हो, है ना। तो ये सब जो उदाहरण है मैं आपको दे रहा हूं, है ना। यूनिक केस होगा, रियल सिचुएशन होगी, है ना, कॉम्प्लेक्स भी होती है कई बार, है ना। तो ये जो है आपका केस स्टडी कहलाता है। और रही बात आपकी किसकी, यहां पर आपका है क्रॉस सेक्शनल शब्द आया है, ये भी आपकी क्या है, मेथड ही है, क्रॉस सेक्शनल, है ना। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम टाइम, है ना। डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम टाइम, है ना, सेम टाइम, डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम टाइम। आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग एग्जाम्पल में, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि आप क्या हो, आप अभी कोई खतरे में आ गए, आपने अपने 10 दोस्तों को एक साथ कॉल किया, मान के चलिए आपको पैसे की जरूरत है, आपने तुरंत 1 घंटे के अंदर 10 दोस्तों को एक साथ कॉल कर लिया कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे पैसा देगा। तो आप क्या कर रहे हो, भले आपके पास पैसे की जरूरत नहीं हो, लेकिन आपने 10 लोगों को कॉल कर लिया एक ही समय पर, तो डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग दोस्त अलग अलग कैटेगरी का होगा, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, है ना। और आपने अपनी सिचुएशन सबको बताई कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो आपने डिफरेंट वेरिएबल का क्या किया, सेम टाइम पे स्टडी कर ली कि भाई वो बंदा बहुत अच्छा है, गरीब है, लेकिन बोल रहा है भाई मेरे पास जितने होंगे मैं तुझे पैसे दे जाऊंगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा। इसी का उल्टा अगर आप देखोगे, इसी का उल्टा अगर आप देखोगे तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ये इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर है डिफरेंट वेरिएबल ऑन सेम टाइम, यहां पर वन वेरिएबल होगा ऑन डिफरेंट टाइम, वन वेरिएबल ऑन डिफरेंट टाइम। तो ये इसका उल्टा है, मतलब आप क्या हो, पहले गरीब थे, पहले गरीब थे तो आपके दोस्त, आपका जो अच्छा दोस्त होगा उस समय पे भी साथ था, अब आप अमीर हो गए हो, अपने दोस्त को कॉल करते हो, वो अभी भी आपसे वैसा ही बात करता है, मतलब वन वेरिएबल जो था, जो आपका दोस्त है एक लौता, पहले भी वैसा ही था अभी भी वैसा है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है। तो मैंने तीनों चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। तो मेरे हिसाब से सभी को यहां पर क्लियर हो गया होगा क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई एग्जाम्स आप देखेंगे इसमें अंतर आपको पूछ लेगा, क्रॉस सेक्शनल और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर को आपको पूछ लेगा, बताओ, है ना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, ठीक। अब यहां से शुरू होता है एमपी सेट 2018 शिफ्ट 2, है ना, सेकेंड शिफ्ट है ये, वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ग्रुप इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट। वो ग्रुप जहां पर स्वतंत्र चर जो होते हैं मौजूद होते हैं क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है
आपका डिजायर ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और आपका एक्सोजीनियस ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड है आपकी मेथड है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको मैं बता दूं, उनको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पढ़ लिया, है ना। जहां भी बात हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, दिमाग में बैठा लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अगर मैं रिसर्च की बात करूं, है ना, थोड़ा सा यहां पर चर्चा करते हैं अपन। एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, मेंटल रिसर्च के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं अपन, है ना। यानी आपकी प्रयोगात्मक समूह या प्रयोगात्मक जो होती है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके अंतर्गत कुछ की पॉइंट है, जैसे आपको कंट्रोल शब्द आ जाता है ना, कंट्रोल वेरिएबल शब्द आ गया, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या टिक करोगे, एक्सपेरिमेंटल टिक करोगे। आपको मैनिपुलेशन आ गया, है ना, मैनिपुलेशन आ गया, मैनिपुलेशन शब्द आ गया, क्या टिक करोगे, एक्सपेरिमेंटल टिक करोगे। आपको ऑब्जर्वेशन शब्द आ गया, ऑब्जर्वेशन, जी हाँ, अवलोकन शब्द आ गया, क्या टिक करोगे, एक्सपेरिमेंटल टिक करोगे, है ना। इसी प्रकार आपका इसके अलग अलग वो होते हैं, जैसे एक ऑप्शन आता है कॉज एंड इफेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आया है ना। कॉज एंड इफेक्ट जो शब्द है, या फिर ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो कॉज एंड इफेक्ट ये शब्द आप देखेंगे मिल रहा है अगर आपको देखने को, तो आपको आंखें बंद करके टिक कर देना है किस पे, एक्सपेरिमेंटल पे। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस क्या है रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में आप देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट शब्द हो गया, कंट्रोल वेरिएबल हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, रिसर्च डिजाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो डिजाइन क्या बताता है भाई, ये आपको पूछ रहा है। तो भाई कोई भी आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे तो उसका क्या होगा, एक डिजाइन बनाओगे ना, या फिर आप कोई भी एग्जाम करते हो एक स्ट्रेटजी बनाते हो, वैसे ही आप रिसर्च का क्या करते हो, डिजाइन बनाते हो। यहां पर उस खोज के बारे में पढ़ोगे, खोज में क्या क्या चीजें मिली करोगे, किस तरह से खोज हुई वो करोगे, और आप यहां पर बोलोगे कि सर डी आंसर है, सब कुछ ही इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है अ रिसर्चर एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड बिहेवियर अकर दैट कंटेस्ट एग्जाम्पल और विच टाइप ऑफ रिसर्च। एक अनुसंधान करता जो है प्राकृतिक आपदा और उस संदर्भ में घटित होने वाली व्यवहारों के मध्य संबंधों का जो है अध्ययन करता है, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। चलिए क्या कहलाएगा ये, क्या कहोगे, ये आपको बताना है ना। चलो जल्दी से आंसर कर दो। ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, सिमुलेशन है या कोरिलेशन है। अब यहां पर भी आप समझिए, यहां पर भी आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप अच्छे से इसका क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। हाँ चल बताओ। चलिए तो यहां पर अगर आप देखोगे, है ना, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कोरिलेशन रिसर्च, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, क्लास का टाइम 6 बजे शाम को है ना, हाँ 6 बजे से, है ना। कोरिलेशन, अब कोरिलेशन मतलब सह संबंध। अब भाई कोई आपदा घटी है तो जाहिर सी बात है आपदा का उससे होने वाले आर्थिक नुकसान से संबंध है, मतलब कोई चीज हो गई है
अब उससे संबंधित आपको क्या है यहाँ पर चीजें देखनी है। अब यहाँ पर और भी यहाँ पर जैसे उदाहरण है एक्सपेरिमेंटल, जैसे मैंने अभी समझा दिया, डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको समझा ही दिया है ना। बची यहाँ पर आपकी कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ही है कि जो आपकी चीज हुई है उससे संबंधित चीज होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कोरिलेशन कहलाएगी। जैसे कई बार आप क्या करते हो, आपने तेज गाड़ी चलाई तो आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, तो आप बोलोगे ना, यही कोरिलेशन बनाओगे कि ड्राइवर क्या था, दारू पिए हुए था, है ना, इसी कारण वो बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था, इसी कारण क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ। तो कोरिलेशन आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, सह संबंध बना रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कोरिलेशन कहलाएगा। चल अगला है द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इंडिकेट एज हाउ दैट वेरिएबल में बी। जो चर की क्रिया परक परिभाषा दर्शाती है वह चर किस प्रकार का होता है, क्या आपको बताना है। चर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना, वेरिएबल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। चलिए बताइए वेरिएबल कैसा होगा। कैसा वेरिएबल होगा। अब देखो आप अलग अलग जो है चीजें पढ़ोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या पढ़ोगे, डेटा कलेक्शन पढ़ोगे तो वहां पर आप क्या पढ़ोगे, ऑब्जर्वेशन मेथड्स पढ़ोगे, वहां पर आप टाइप ऑफ डेटा पढ़ोगे, है ना। ऐसे ही आप वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे, चर के बारे में पढ़ोगे, तो उसी के बारे में यहां पर क्या है पूछा जा रहा है। हाँ अब देखो चर, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चर होते हैं, है ना। हाँ चर जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चरों को किसके हिसाब से बांटा गया, अलग अलग कंटेंट्स के हिसाब से बांटा गया वेरिएबल को। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सबसे बेसिक लेवल में बात करूं तो दो टाइप के चर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, जी हाँ, वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई जो स्वतंत्र चर है और अस्वतंत्र चर है। अब इसमें भी आप देखोगे चरों को मापने के आधार पर अलग बांटा गया है ना। चरों को आपका अध्ययन के आधार पर, स्टडी के आधार पर अलग बांटा गया है, फिर आपका रीजन, कारण के आधार पर अलग बांटा गया है। तो यहां पर बोल रहा है कि ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इंडिकेट टू हाउ द वेरिएबल में बी। तो ये आपका जो कहलाएगा, ये आपका मेजर, मापा गया चर कहलाएगा, है ना, मेजर वाला आपका कहलाएगा मापन के आधार पर। इसमें आप देखेंगे तो सक्रिय चर और विशेषता चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, जब आप क्या करते हो, मापन के आधार पर करते हो, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं मापन के आधार पर अगर आप करोगे तो चर जो हैं दो प्रकार के होंगे, जिसे हम एक्टिव वेरिएबल कहेंगे और आपका विशेषता चर कहेंगे, या मैं कहूं एट्रीब्यूट वेरिएबल कहेंगे। तो ये आपका अलग अलग जो है आप पढ़ोगे आगे चल के, है ना। जैसे आप अध्ययन के आधार पे पढ़ोगे चर को, है ना, स्टडी डिजाइन के बेसिस पे चर होता है ना, उसमें भी आप देखोगे तो कैटेगरी वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। तो ये आगे जब चर्चा करेंगे चर के बारे में तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में। मुझे लगता नहीं अब इसका आंसर आपको करना होगा, तुरंत आप इसका आंसर कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का। चलिए हाँ, हिस्टोरिकल स्टडी है, सर्वे स्टडी है, डेवलपमेंटल स्टडी है, या फिर फिलोसॉफिकल स्टडी है। क्या बताया था मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को, वन वेरिएबल ऑन डिफरेंट टाइम, वन वेरिएबल और डिफरेंट टाइम, सेम वेरिएबल का डिफरेंट टाइम पर जब आप स्टडी करते हो, है ना, तो वो आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो ये कहां पर यूज होती है, ये आपकी यूज होती है डेवलपमेंटल स्टडीज के अंतर्गत, विकासात्मक स्टडी के अंतर्गत आप देखेंगे ये जो आपकी स्टडी है यूज होगी। अब डेवलपमेंटल में क्यों यूज होगी, क्योंकि आपने एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया, एक गाड़ी बनाई, है ना। अब एक गाड़ी बनाई, आप उसको अलग अलग टाइम पर क्या कर रहे हो, देख रहे हो, एक साल पुरानी थी तो उसकी एवरेज अलग थी,
सेकेंड साल हुए तो उसकी एवरेज अलग हो गई, थर्ड साल पर उसकी एवरेज अलग हो गई। तो आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंटल स्टडी ना कर रहे हो कि मैं अपनी चीज को और कैसे निखार सकूं। भाई आपने एक छोटा बच्चा है, आप बच्चे का क्या करते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हो। अभी वो 6 महीने का है तो क्या करता है, गुलटी मारता है। फिर थोड़ा सा 8 महीने का हुआ तो भाई घुटने के बल थोड़ा सा घसीटने का। फिर थोड़ा सा 9 महीने 10 महीने का हो गया तो घुटने के बल एकदम पाँव पाँव करके चलने लगता है। फिर 1 साल का होगा, 1.25 साल का होगा, थोड़ा सहारा लेके चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसके डेवलपमेंट स्टडी को देख रहे हो ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का उदाहरण है ना। तो कई बार आपको रियल लाइफ से भी क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होती हैं चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इनमें से कौन दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन जो है एक रिसर्च की रिपोर्ट नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, इनमें से कौन जो है रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। हाँ, और आप लोग को दोस्तों कोर्स पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज ऐप स्टोर पे जाके अच्छी सी रेटिंग कर दीजिए, है ना। प्ले स्टोर पे जाके ऐप पर 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए, है ना। और एक अच्छा सा रिव्यू भेज दीजिए, है ना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मुझे भी बहुत मजा आएगा, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि और एनर्जी और जोश से मैं आपको चीजें दूं, तो आप बिल्कुल कोर्स परचेस करने के बाद आपने रिव्यू जरूर डालना है, 5 स्टार रेटिंग करके रिव्यू जरूर डाल दीजिएगा, है ना। और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो और अच्छा है ना। तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है मेरे लिए। हाँ, चलिए क्या होगा, थीसिस, रिसर्च पेपर, टेक्स्ट बुक, हाँ, या फिर आपका कुछ और। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ, कोई विषय की पाठ्य पुस्तक है वो रिपोर्ट नहीं हो सकती, जबकि थीसिस हो, रिसर्च पेपर हो, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार पेपर हो, ये सब क्या है, रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। जबकि कोई किताब जो है वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट नहीं कहलाती, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है ना। इन चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस पे क्वेश्चंस आपको क्या हो एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, फेल्यूर टू एक्नॉलेज द बोरो मटेरियल इन थीसिस एंड डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर इज कॉल्ड। शोध में उद्धृत संदर्भों को ज्ञापित ना करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। थैंक यू लोधी जी। और भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं ली है क्लासेस, तो जल्दी ले ले, क्योंकि क्लास अब क्या है रेगुलर ही चलेगी, है ना। तो बहुत अच्छे से आपका होगा। हाँ, चलिए हाँ, तो आपने अगर कभी थीसिस बनाई हो तो आपने एक शब्द सुना होगा, प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, है ना। इसके आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि जब आप थीसिस बनाते हो तो आप खुद तो लिखोगे नहीं, कॉपी पेस्ट ही करोगे, लेकिन एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट के तहत आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो। तो उससे अगर ज्यादा हो जाता है कॉपी पेस्ट तो वो बता देता है कि इतने परसेंट हो गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो थीसिस में एक चीज होती है कि भाई आप कॉपी पेस्ट जब कर रहे हो तो उस चीज का ध्यान रखोगे, तो आप प्लेगरिज्म जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। टॉपिक वाइज अभी 1-2 दिन में ही चालू हो जाएंगी, टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज 1-2 दिन में ही आपका चालू हो जाएगा पूरा, है ना। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन जहां पर हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा किया है ना। और किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत हमें शोध अधिक्षमता के अंतर्गत पढ़ना है, वो मैंने चर्चा किया है ना। तो कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कोई डाउट लगे तो। हाँ,
तो ये क्लास दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। कोई डाउट लगे तो कमेंट कर लीजिए, बता दीजिए, मैं पूछ लेता हूँ। हिस्ट्री के लिए देखिए अभी मैं वीडियो ले आऊंगा, सिलेबस डिस्कशन और इम्पोर्टेंट बुक्स और किस तरह से तैयारी करनी है उस पर, बिल्कुल वो देख लीजिएगा एक बार, है ना। हिंदी पे तो ला ही चुके हैं सर, हिस्ट्री पे मैं जरूर ले आऊंगा, है ना। और बाकी सब्जेक्ट पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो सब्जेक्ट का जो आपका है उसका सिलेबस डिस्कशन और इम्पॉर्टेंट बुक्स और उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, तो आप लोग को इजी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल पेपर 2 पे बिल्कुल मैं ले आऊंगा, डोंट वरी। सभी का सिलेबस डिस्कशन, इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके पास मिल जाए और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ ऐप पर ही मिल जाएगा लक्ष्मण चौहान जी, वीडियो के नीचे। जी हाँ, वीडियो के नीचे ही इसका क्या हो जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा जैसे ही क्लास आपकी क्या होगी, है ना, मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आता, देखिए नोटिफिकेशन आपको लाइव क्लास करके ऑप्शन है वहां पर शो करेगा, टाइम 6 बजे है ना। लाइव क्लास करके ऑप्शन है वहां पर, उस पर आप जाएंगे ना तो आपको शो कर देगी क्लास, है ना। लाइव क्लास में 6 बजे करेक्ट आपको बस आ जाना है और क्लास आपकी मिल जाएगी, है ना। पीडीएफ इसके नीचे मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स की अभी तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं वीडियो ले आऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए, और कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिए। कोई डाउट किसी को? हाँ, आज से ही देखिए 3 क्लासेस पहले हो गई हैं, 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, वो देख लीजिएगा। मैं डेट डाल दूंगा आज क्लासेस में, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट डाल दूंगा क्लास में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।